Good morning, student. Today I will teach you about how, when and where. हिस्ट्री के जो क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, हाउ, व्हेन एंड वेयर. ठीक है, कि कैसे, कब और कहाँ. ठीक है, अब हिस्ट्री के बारे में 8th क्लास की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने के स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं हमने 6th क्लास की स्टडी में क्या पढ़ा. 6th क्लास की स्टडी में हमने अर्ली मैन के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो हंटिंग करता था, कैसे वो अपने फूड के लिए एनिमल को मारता, हंटिंग करता, फिर उनसे अपना गुजारा करता था. फिर लगभग 6th क्लास में लगभग हमने 700 AD तक स्टडी की थी. नेक्स्ट आती है 7th क्लास. 7th क्लास में 700 AD से लेकर 1700 AD तक, यानी कम से कम 1000 जो ईयर थे उसके बारे में रीडिंग की. अब उसके बाद में आती है 8th क्लास. 8th क्लास में यानी तब तक क्या थे, ब्रिटिशर मतलब राज करने वाले थे. और 8th क्लास में क्या होता है, ब्रिटिशर का इंडिया में आ चुके थे. तो देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियन वर फैसिनेटेड विथ डेट्स. देयर वर डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन. अब सबसे पहले हिस्ट्री में क्या होते थे, जो पहले के जो हिस्टोरियन थे वो सबसे ज़्यादा किसको इम्पोर्टेंस देते थे, डेट्स को इम्पोर्टेंस देते थे. कि है ना, कौन सा मतलब हर एक डेट्स के अंदर वो क्या करते थे, डिबेट्स करते थे कि कौन सा जो रूलर था, विच रूलर वर कौन एंड द बैटल वर फॉर, कि कौन सा रूलर था, कौन सिंहासन पर बैठा है, कौन से रूलर ने कौन सा बैटल किया है, और उस बैटल के अंदर किस रूलर की, ठीक है ना, जीत हुई है, यानी किसने वो ना बैटल वॉन किया था, किसने वो जीता था. तो हर एक डेट्स के ऊपर उनकी डिबेट्स चलती थी. फिर उसके बाद में हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस. अब हिस्ट्री में क्या है, कुछ चेंजेस आए दैट ऑकर ओवर टाइम. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ दे हैव चेंज. कि अब क्या कौन से चेंजेस आए, कि पास्ट में हिस्ट्री कैसी थी, किस प्रकार उसमें चेंज आए और उसमें कैसे चेंज आए. ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, यानी सबसे पहले ये था कि हिस्टोरियन डिबेट्स करते थे डेट्स के लिए. उसके बाद में धीरे धीरे ये जानने की होगी कि ना हिस्ट्री में जो पास्ट में चेंज आए थे या पास्ट से अब जो चेंज आए हैं उसके बारे में नॉलेज मिलती है. हिस्ट्री वॉज रिटन विद द रूलर्स देयर बैटल एंड रूलर. अब ये माना जाता था कि मतलब जो हिस्ट्री थी वो क्या थी, जो रूलर्स के बैटल के बारे में बताती है. ऐसा मानने लगे कि हिस्ट्री क्या है, खाली एक रिटन रिकॉर्ड है रूलर्स के और उनके जो बैटल हुए थे उनके. फिर नेक्स्ट आता है हिस्ट्री रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियन टेल्स अबाउट गवर्नर जनरल. अब हिस्ट्री के लिए जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे वो क्या बताते हैं कि जो हिस्ट्री है वो खाली किसका रिकॉर्ड मानी गई है, कि जो ज़्यादातर गवर्नर जनरल होते थे, किसके बारे में किसका रिकॉर्ड मानी गई है, जो गवर्नर जनरल होते थे उनका रिकॉर्ड मानी गई है. द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट ग्रुप एंड द क्लासेस, यानी खाली गवर्नर जनरल का रिकॉर्ड मानते थे. उसके अलावा जो डिफरेंट ग्रुप होते थे, जो क्लास होती थी, उनका इंडियन सोसाइटी में कहीं भी कोई स्थान नहीं था. यानी अब जो अलग अलग छोटे जो ग्रुप होते थे, जो क्लासेस होती थी, छोटे जो लोग होते थे, उनका हिस्ट्री में कहीं कोई स्थान नहीं था. यानी रूलर्स के बारे में, जनरल के बारे में या उनकी पॉलिसी के बारे में, उनकी एक्टिविटी के बारे में बताया जाता था. लेकिन जो छोटे ग्रुप होते थे और डिफरेंट ग्रुप थे, डिफरेंट क्लासेस थी, उनका हिस्ट्री में कहीं भी कोई स्थान नहीं था. अब नेक्स्ट जो हिस्ट्री में ऐसे था कि पहले जो हिस्ट्री आई थी उसमें ये बताया गया था कि ना उसमें ना जनरल्स के बारे में या जनरल की पॉलिसी और एक्टिविटी के बारे में बताया जाता था. अब इसलिए जो 1817 में जो जेम्स मिल था, एक स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर था. स्कॉटिश मीन्स क्या होता है, जो स्कॉटलैंड के पास, जो इंग्लैंड के पास में स्कॉटलैंड एक स्टेट है, उसमें वहाँ रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, स्कॉटिश कहा जाता है. तो जेम्स मिल था वो एक स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर था. उसने क्या किए थे, रोट ए मैसिव वर्क, उसने बहुत से मैसिव वर्क लिखे थे. किसके नाम के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया के नाम के ऊपर उसने बहुत से मैसिव वर्क किए थे. उसने क्या किया था, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. कौन कौन से पार्ट थे, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. यानी अब अलग अलग डिवीज़न में बांटना, क्योंकि इतने सारे पीरियड्स होते थे, तो उसने क्या किया कि अलग अलग ना हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. हिंदू कर दिया एक, तो एक मुस्लिम्स, और थर्ड हो गया
ब्रिटिश हो गया था। अब मिल्स क्या सोचता था, मिल्स थॉट दैट, मिल्स का ऐसा सोचता था कि एंशियंट सोसाइटी वर एट ए लोअर लेवल ऑफ द सिविलाइजेशन देन यूरोप। यूरोप की तुलना में जो एशियन जो सोसाइटी थी वो क्या थी, लोअर लेवल सिविलाइजेशन मानी जाती थी। ऐसा किसका मानना था, कौन सोचता था ऐसा, मिल सोचता था। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड, अब किस आधार पे थी, क्या क्यों उसको लेवल सिविलाइजेशन, एक तो था रिलीजियस इंटॉलरेंस। इसका मतलब क्या होता है, जो धर्म होते हैं, बहुत तरह के धर्म होते हैं, एक ही जगह पे इतने सारे धर्म हो जाते हैं कि वो ऐसे सोचते थे कि ना ये रिलीजियस हैं तो उसके पक्षपात होता रहता था उन धर्मों के ऊपर। कास्ट टैबूज, अब अलग अलग तरह की कास्ट होती थी। अब जब वो ब्रिटिशर थे ना, उन्होंने कास्ट टैबूज यहाँ पे नया वर्ड्स है, लेकिन आप मतलब कास्ट टैबूज क्या होते थे कि पहले के टाइम में जो हिस्ट्री के अंदर क्या होती थी, 4 प्रकार की कास्ट थी। इंडियन में 4 टाइप की कास्ट होती थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्र। अब ये 4 तरह की तो अलग अलग क्लास कर दी थी इनकी कास्ट के, अलग अलग, कि कोई अपर क्लास में आ जाता और शूद्र थे वो सबसे लोअर क्लास के अंतर्गत आते थे, एंड और लोअर क्लास के अंतर्गत आते थे। और ब्रिटिश के लिए ये चीज़ नहीं क्यों थी, क्योंकि ब्रिटिश क्या करते थे, ऐसा करते थे, ऐसा नहीं था कि वो दूसरे लोगों के साथ गलत बिहेव नहीं करते थे, लेकिन वो क्या करते थे, उनके साथ ऐसा जो क्रूएल वर्क था वो किन लोगों के साथ करते थे, जैसे अफ्रीकन हो गए, अदर जो लोग हो गए उनके साथ करते थे। लेकिन ब्रिटिशर ने क्या देखा, जो इंडियन थे वो अपने ही लोगों के साथ इतना मतलब गलत बिहेव कर रहे हैं, रॉन्ग क्रूएलिटी अपना रहे हैं उनके साथ में, इसलिए उनके लिए वो चीज़ नहीं थी। एंड सुपरस्टिशन प्रैक्टिस, यानी अंधविश्वास। सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है, लोगों के अंदर अंधविश्वास भरा हुआ था, हर एक चीज़ को लेके, धर्म को लेके, साधुओं को लेके, अलग अलग चीज़ों को लेके अंधविश्वास भरा हुआ था। प्रैक्टिसेस यानी अलग अलग प्रकार की, जैसे उस समय क्या माना जाता था, सती प्रथा, ठीक है, कि जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती तो ना पत्नी उसको गोद में लेके चिता के अंदर बैठ जाती और उसके साथ उसको जिंदा जलाया जाता। तो इस प्रकार की ये सारी जो थी, इससे क्या हो गई थी, सोशल लाइफ पूरी तरह से डोमिनेट हो रही थी। ही फेल्ट, उसका अब मिल्स का क्या महसूस करता था, ही फेल्ट दैट ब्रिटिश शुड रूल ऑल ओवर द इंडिया एंड सिविलाइज इंडिया बाय द यूरोपियन मैनर। अब उसका क्या माना था, अगर ब्रिटिश है ना जो क्या करेंगे, पूरी ऑल ओवर इंडिया के ऊपर क्या करेंगे, अपना रूल करेंगे, अपना मनमाना व्यवहार करेंगे, तो क्या होगी कि वो उसमें जो इंडिया, जो सिविलाइज जो इंडिया होगी वो कौन से, किसके द्वारा की जाएगी, यूरोपियन के जो मैनर होंगे, किसके द्वारा होगी वो, है ना, यूरोपियन के जो मैनर होंगे, आर्ट्स होगी, उनके लॉज होंगे, एंड थस ब्रिंग एनलाइनमेंट एंड द हैप्पीनेस टू इंडियन पीपल। अब इससे क्या हो जाएगा कि ये उनका ऐसा मानना था कि अगर वो उस पर रूल करेंगे, इंडिया के ऊपर ब्रिटिश अगर रूल करेंगे, तो इंडियन के जो मैनर होंगे, आर्ट्स होंगे, लॉ होगी, उससे क्या होगी, इंडियन के पीपल होंगे वो एकदम हैप्पीनेस होंगे, खुश होंगे। नेक्स्ट, जैसे आपने पीछे जैसे वो था मिल्स ने क्या किए थे, इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन सी हिस्ट्री थी, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर। बट जो ये जो दूसरे हिस्टोरियन थे, उन्होंने हिस्ट्री को क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। उन्होंने भी ना हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से में, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। लेकिन ये जो डिवीज़न था हिस्ट्री का, जो दूसरे हिस्टोरियन के द्वारा, अदर हिस्टोरियन के द्वारा किया गया था, ये जो डिवीज़न था उसमें भी बहुत सी प्रकार की क्या थी, प्रॉब्लम्स थी। और ये नहीं था कि ये हर एक हिस्ट्री जो थी एकदम परफेक्ट थी, इसमें भी मैनी टाइप्स की प्रॉब्लम्स थी। इट इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। किस चीज़ की कैसी प्रॉब्लम थी कि ये ऐसा माना जाता था कि इसको वेस्ट से क्या लिया गया है, उधार लिया गया है। बोरोड मीन्स उधार लेना, ऐसा माना जाता था कि इससे ऐसा लगता है कि ये वेस्ट से उधार ली गई है। वेयर, जहाँ पर उधार कैसे, जहाँ पर क्या होता था, मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विथ साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, बट इंडिया हैज़ नॉन ऑफ दोज। अब उनका क्या मानना था कि जो जहाँ पर क्या होता था, मॉडर्न पीरियड के अंदर क्या होता था, किसके साथ में लेके चलते थे, साइंस को लेके, कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के इन्वेंशन होते थे। साइंस होनी चाहिए थी रीजनेबल, हर एक का क्या होना चाहिए, रीजनेबल कारण बताना चाहिए, हर एक रीज़न होना चाहिए। डेमोक्रेसी, जहाँ पे पीपल्स के द्वारा क्या किया जाता था, रूल किया जाना चाहिए, ठीक है। लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी, समानता का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटिश के अंदर थे, ब्रिटिश के रूल के अकॉर्डिंग वर्क करते थे, इसलिए वहाँ पर
ऐसा कुछ नहीं था। अब उसके बाद में एक आता है टॉपिक व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या होता है? तो कॉलोनियल किस वर्ड से इसकी वो उत्पत्ति मानी जाती है? कॉलोनी शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी केम टू इंडिया, इस्टेब्लिश दियर रूल सब्जुगेटिंग लोकल किंग्स एंड किंगडम। अब जो ब्रिटिशर थे वो अपनी एक कंपनी लेकर आए थे भारत के अंदर, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया था। उसने वहाँ पे क्या किए? अपने रूल को इस्टेब्लिश किया, यानी इंडिया के अंदर पूरी तरह से अपने रूल को उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया। एंड सब्जुगेटिंग, इसका मीन्स क्या होता है कि हर एक चीज़ को अपने अंडर में करना, ठीक है। सब्जुगेटिंग लोकल किंग, जितने भी राजा थे, जितने भी किंग्स थे, जितने भी रूलर थे, उन्होंने उनको क्या कर लिया? अपने अंडर में कर लिया। और जितने भी किंगडम्स थे उनको भी उन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। दे कंट्रोल द इकोनॉमी, उन्होंने इंडिया की जितनी भी इकोनॉमिक थी, है ना, ऑल ओवर जितनी इकोनॉमिक थी उसके ऊपर पूरे ब्रिटिशर ने कंट्रोल कर लिया था। यानी जो लोग क्रॉप्स को ना प्रोड्यूस करते थे, उस क्रॉप्स को क्या करते, वो सस्ते दामों में उनसे परचेज करते एंड मोर ज़्यादा प्राइस के अंदर उसको बेच देते थे। यानी और कोई भी गुड्स सामान था वो सस्ते दामों पे उसे लेते और एक्सपेंसिव रेट के अंदर उनको बेच देते। इसलिए इंडिया के ऊपर क्या हो गया? पूरी तरह से ब्रिटिशर का जो था रूल हो गया था, उनकी पॉलिसी थी जो वो चलने लग गई थी। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा अपना, उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि ना कैसे कॉलोनियल पीरियड में जो अंग्रेज थे उन्होंने कैसे ना अपना इम्पोर्टेंस दिखाई, कैसे उन्होंने इंडिया को पूरे अपने अंडर में किया और उस पर कैसे अपना राज किया। तो आप अब क्या करोगे? होमवर्क के अंदर आज के जो ये टॉपिक्स हैं उनको रीड करोगे, अच्छे से समझोगे और अपनी नोटबुक में राइट करोगे। थैंक यू।